आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों की मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है। कुछ समस्याओं की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की मुलाकात अब डेली हुआ करेगी। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग अपने काम की बातें करते हैं। हम आप लोगों के बीच में सीटेट की एक मैराथन लेके आ रहे हैं। उसमें हम लोग मैथ सब्जेक्ट की बातें करेंगे। अब वो चीज़ें कैसे होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैराथन होगी वह चैप्टर वाइज होगी। अब एक एक चैप्टर जो आपके एग्जाम में आता है उसको फोकस करके 10 दिन की 10 मैराथन होंगी और 10 दिन में पूरे आपके चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बातें हम लोग करते रहेंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। एक सेकंड। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा द सक्सेसर ऑफ 109999999, मतलब 1099999 का सक्सेसर हमसे पूछ रहा है। अगर हिंदी में बात करें तो 1099999 के उत्तरवर्ती की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होती है पूर्ववर्ती और दूसरा होता है उत्तरवर्ती। एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है उत्तरवर्ती। अगर हम उत्तरवर्ती की बात करें तो उत्तरवर्ती क्या होता है कि आप किसी भी नंबर का आपसे उत्तरवर्ती पूछे, सक्सेसर पूछे, तो आप कुछ मत करना, उस नंबर में आप एक ऐड करना। जैसे मैं कहूँ मान लो हमसे 11 का उत्तरवर्ती पूछ रहा है। क्या पूछा? 11 का उत्तरवर्ती पूछा, तो हम 11 में 1 ऐड कर दें, 12। मतलब 11 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब 11 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? 12। इसी तरह हमसे अगर कहे कि मान लीजिए 109 का उत्तरवर्ती हमसे पूछ ले, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 109 में 1 को ऐड कर देंगे, तो 110, ये हमारा उत्तरवर्ती हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आपसे किसी निगेटिव नंबर का उत्तरवर्ती पूछ ले, जैसे मैं कहूं -98 है। अब इसका उत्तरवर्ती आपसे पूछे तो आप कुछ मत करना, इसमें 1 को ऐड कर देना, तो आ जाएगा -97। तो -98 का उत्तरवर्ती क्या होता? -97। अब इसी तरह पूर्ववर्ती होता है। इसी तरह क्या होता है? पूर्ववर्ती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिसेसर। अगर पूर्ववर्ती की बात करें तो जिस तरह आप उत्तरवर्ती निकालते समय एक ऐड करते थे, जिस समय आप उत्तरवर्ती निकालते समय एक को ऐड करते थे, उसी तरह पूर्ववर्ती निकालते समय एक को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? एक को माइनस। जैसे मैं कहूं मान लो हमारे सामने नंबर 8 है, हमारे सामने नंबर 8 है। अब इसका हमसे पूर्ववर्ती पूछे तो हम क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7। मतलब इसका पूर्ववर्ती क्या हो गया? 7 हो गया। प्रीडिसेसर क्या हो गया? 7। इसी तरह मैं कहूं मान लीजिए हमसे 7, 3 और 2 का हमसे पूर्ववर्ती पूछे तो हम क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। 1 को जब माइनस कर देंगे तो यहां से आ जाएगा क्या? 7, 3, 1। क्या आ जाएगा? 7, 3, 1। तो इसका पूर्ववर्ती क्या जाएगा? 7, 3, 1। अब अगर आपसे पॉजिटिव नंबर का उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, सक्सेसर और प्रीडिसेसर पूछ सकता है, तो आपसे निगेटिव का भी पूछ सकता है। तो निगेटिव मैं कहता हूं मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया -3, 4, 2, 1। अब इसमें आपसे इसका पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर पूछ ले, तो प्रीडिसेसर के लिए हमने क्या बताया? -1 कर दो। आप -1 कर दो।
अब -1 करेंगे तो देखिए साइन सेम है, जब साइन सेम होता है तो नंबर ऐड हो जाते हैं, साइन अपोजिट होता है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप ये देखना इसमें क्या आ जाएगा, 3 4 2 2, ये आपका क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती आ जाएगा, वो अभी माइनस का। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो अगर आपसे कभी भी किसी भी नंबर का, चाहे वह नंबर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर आपसे उत्तरवर्ती सक्सेसर पूछे तो आप 1 ऐड कर देना, अगर आपसे पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर पूछे तो आप 1 माइनस कर देना। अब सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1099999 का उत्तरवर्ती मतलब सक्सेसर पूछ रहा है, तो इसमें 1 ऐड कर दे। अगर हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 0 और एक 0 और 1 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तरवर्ती बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि व्हेन वी एडेड 1 टू गेट 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर वी गेट, कह रहा कि जब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग समझना। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो आप कहोगे 1 होगा, और सबसे बड़ी संख्या मैं पूछूं तो आप कहोगे 9 होगा। ठीक। अब मैं कहूं कि आपसे 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या, तो आप कहोगे 10 हो जाएगा, और मैं कहूं आपसे 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो आप 99 कहोगे। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो आप कहोगे 100, और 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो आप कहोगे 999। बातें क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर इसी तरह मैं कहूँ 4 डिजिट का तो आप 1000 बोलोगे सबसे छोटी, और सबसे बड़ी तो कहोगे 9999। ठीक, बातें क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो ध्यान से, मेरी बात बहुत समझना। अब आपने कहा कि एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर मैं 9 में अगर मैं 9 में अगर 1 को ऐड कर दूं, किसको कर दूं, 1 को ऐड कर दूं, ध्यान से समझना मेरी बात। 1 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे 10 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, 10 आपके 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह अगर मैं 99 में 1 ऐड कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 100। अगर देखें ध्यान से तो 100 क्या है, 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह मैं 999 में 1 को ऐड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि 1000 मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1000 आपको 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। तो कहने का सेंस, अगर आप एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में 1 को ऐड करोगे तो आपको 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। इसी तरह 2 डिजिट में की सबसे बड़ी संख्या में 1 को ऐड करोगे तो आपको 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, और 3 डिजिट के सबसे बड़ी संख्या में 1 ऐड करोगे तो 4 डिजिट की आपको सबसे छोटी संख्या मिलेगी। अब इसी का उल्टा अगर मैं कहूं, अब देखिए, अगर आप 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो आप कहोगे कि 1000। अब इसमें से मैं 1 आपसे माइनस करवा दूं, क्या करवा दूं, 1 माइनस करवा दूं, तो आपको क्या मिलेगा, 999। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या में से 1 माइनस करते हो तो आपको 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है।
अब 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या, तो आप कहोगे 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999 होती, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1000, और 1000 होती है 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा व्हेन वी ऐड 1 टू द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर वी गेट। बस यहाँ पे वहां 3 डिजिट पूछा था, यहाँ पे आपसे 4 डिजिट का पूछ लिया, क्वेश्चन सेम है। करा जब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 9 है, गलत। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो। तो ये नहीं, ऑप्शन आपको बी वाला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बातें क्लियर है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा कि द लिस्ट नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज। करा सबसे छोटी संख्या जिसे n ब्रैकेट में n प्लस 1 और n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, सबसे पहले हमें आप ये बताओ कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आप कहोगे सर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 3 4, मतलब हमारे काउंटिंग के नंबर, गिनती के नंबर। ठीक, अब कह रहा है कि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो हमें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर भी सबसे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब सबसे छोटी वैल्यू अगर लेने की बात करें तो हम en की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1। en की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1। अब यहाँ पुट कर दो। अब अगर पुट करोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे en की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, en की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और ये फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 2। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में है। अब देखना, ध्यान समझना, ये मल्टीप्लाई में है तो इसे इरेज कर देते हैं। अब आप देखो, अब यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना, 1 1 2, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में क्या, 3। ठीक, तो आप देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब देखो फाइनल कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल रही, 6 मिल रही। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूंगा, क्या रख दूंगा, n की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो आप ध्यान से देखना, तो 2 प्लस, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में है ना, तो देखना इसे, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में, तो 2 1 कितना, 3, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, फाइनली कितना हो रहा है, 4 3 12 दूना 24, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब हमें छोटा नंबर चाहिए, अगर हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो हमारा 24 आ रहा है, n की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 6। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं?
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो सअभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह इससे भी विभाज्य होगी। कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय। अब सबसे पहले हम बात करेंगे को प्राइम नंबर की। किसकी बात करेंगे? को प्राइम नंबर की बात करें। किसकी बात करेंगे? को प्राइम नंबर है। अब बताओ आप को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे या मैं ही पूछूं कि को प्राइम नंबर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। जैसे मैं कहूं 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, ये क्या है? को प्राइम है। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि मान लो 9 है और 10 है, 9 है और 10 है, ये भी दोनों क्या है? को प्राइम है। क्योंकि अगर आप 9 का फैक्टर करोगे, क्या करोगे? 9 का फैक्टर अगर करोगे तो आप क्या लिखोगे? तो आप कहोगे 1 होगा, 2 नहीं 3 होगा और 9 होगा। अगर मैं आपसे कहूं 10 के फैक्टर की बात करो आप, तो 10 के फैक्टर को लिखोगे 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 5 लिखोगे और 10 लिखोगे। अब ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहोगे 1, मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम है। ठीक, बातें क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर जो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए तो वह किससे और डिवाइड होंगे? वह आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मैं कहूं मान लीजिए दो को प्राइम, मैंने एक 5 ले लिया और एक मैं 9 ले लिया, दो नंबर को प्राइम है ये आपस में। अब अगर मैं कहूं इन दोनों नंबर से कोई नंबर डिवाइड होगा तो क्या होगा? इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 45। मतलब 45 9 से भी डिवाइड है, 45 5 से भी डिवाइड है। अब आपसे कह रहा है कि इसके अलावा ये और किससे डिवाइड होंगे? तो कह रहा है कि ऑप्शन दे रखा उनके योग, मतलब उनका सम किया जाए। तो 9 और 5 का हम सम करेंगे तो 14 आएगा। 14 से 45 कभी नहीं डिवाइड होगा। ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन, ये तो गलत है। बी कह रहा है कि देयर डिफरेंस, उनके अंतर से इनका डिफरेंस देख लो। 9 और 5 का डिफरेंस 4 आता है, 4 से कभी 45 नहीं डिवाइड होता, तो इनसे भी नहीं होगा। अब बात आती है कि इनके प्रोडक्ट से, इनके गुणनफल से। तो 9 पचे 45, इससे हो जाएगा। अब कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर का सम करें तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब दोनों को आप ऐड करो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 106। क्या 106 से 45 डिवाइड होगा? तो कभी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा आपका? सी है। ऑप्शन क्या है? सी है कि उनके मतलब उनका गुणनफल उनके प्रोडक्ट से अगर हम उसको डिवाइड करें तो वह नंबर डिवाइड हो जाएगा। बातें क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन अब आपके सामने दिया है क्वेश्चन कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 0.01 टू गेट 1.1। मतलब कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड कर दें, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमें 1.1 मिल जाए। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ, छोटी सी बात है, समझना मेरी बात। मैं आपसे कहूं मान लीजिए 7 में मैं क्या ऐड कर दूं, 7 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे 10 मिल जाए? क्या मिल जाए? 10 मिल जाए। तो बेसिक बात तो आप यही कह दोगे कि सर 7 में 3 आप ऐड कर दो 10 मिल जाए। लेकिन अगर इससे समझना हुआ, किसी को बात ये समझानी हो,
तो अब मान लो ये छोटा नंबर है तो आप तुरंत कह दे रहे हो कि मतलब हम 3 ऐड कर देंगे 10 मिले, लेकिन कभी नंबर बड़ा आ जाए या डेसिमल में आ जाए तो इसका बेसिक तरीका होता है कि आप 7 ले लो, अब जो ऐड करना वो आपको पता नहीं, उसे x मान लो और आप कहो कि इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहोगे 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3, मतलब वो नंबर क्या है 3। अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो हमें पता चल जाए, मतलब हमें 3 ऐड करने पर 10 आ जाएगा, तो मेरा नंबर क्या होगा वह 3 होगा। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे छोटा नंबर है, अगर मान लो नंबर कोई बड़ा तो इस तरीके से भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम कहते हैं हमें नहीं पता कि क्या ऐड करना क्या नहीं ऐड करना, हम कहते हैं सीधे हम कहेंगे कि 1.1 में से आप 0.01 माइनस कर दो, पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो एक हासिल लेंगे, कैरी करेंगे, 10 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 0.1। मतलब अगर हम 0.01 में 1.09 को ऐड कर दें तो हमें 1.1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए आप, अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कह रहा इनमें से जो हमारे सामने स्टेटमेंट दे रखा है इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब बात बहुत ध्यान से समझना। अब पहला स्टेटमेंट क्या करा, कर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, between any two rational number there are infinite रेशनल नंबर। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बात सही है। जैसे मैं कहूं, मान लो मैं कहूं कि आप 1 है और 5 है, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर परिमेय संख्या बताओ। तो बेसिक तरीका है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, मतलब एक रेशनल नंबर 3 आ गया। अब मैं कहूँ 1 और 3 के बीच में, तो आप कहोगे 1 में 3 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 4/2, यहाँ से आ जाएगा 2। अब इसी तरह 1 प्लस 2 के बीच में निकाल तो 1 प्लस 2/2 कर दो 1.5। तो आप इस तरह से इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये बात एकदम सही, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाइंग द रेशनल नंबर -3/5/2 is the same as taking to jump of 3/5 to the left of the origin point O on the number line। अब जैसे कह रहा कि माइनस, अब आपके सामने कह रहा कि -3/5 दे रखा है। क्या दे रखा है 3/5 दे रखा है। अब कह रहा है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -6/5 आ जाएगा, यही आएगा ना, -6/5 आ जाएगा। तो अब देखो पहले वही नंबर जीरो से, मतलब जीरो से मैं कहूं लेफ्ट साइड था पॉइंट, सॉरी -3 पे, अब वो क्या होगा -6 पे हो गया, तो जाहिर सी बात है डबल जंप हो गया, मतलब उतने डिस्टेंस कवर किया। ये भी बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है थर्ड की, समझना। थर्ड थर्ड क्या कह रहा है कि थर्ड में कह रहा है कि अब आप ये देखो, बात समझना, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। अब थर्ड वाला देखो, कह रहा कि p/q के रूप में कोई भी संख्या जहां p और q पूर्णांक है एक परिमेय संख्या होती है।
अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अब समझने वाली बात यह है कि कह रहा है कि कोई भी नंबर आप लो और उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, और क्यू जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। अब समझना ध्यान से कैसे। अब मैं कहता हूं मान लो मैंने कोई नंबर 1/2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया। जैसे ये 1/2 हमने लिख दिया, तो आप कहोगे कि देखिए ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या भी है। आपकी बात सही एकदम। फिर मैं कहता हूं मान लो कोई नंबर मैंने 3/5 लिख दिया, -3/5। आप कहोगे कि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, बोथ आर इंटीजर, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन एक बात समझना बहुत ध्यान से। अब यहां पे कहीं ये बात आपसे नहीं लिखी गई है इसमें कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो भाई Q भी तो एक इंटीजर है, Q भी एक पूर्णांक है। तो मैं कहता हूं कि -5 मैं 0 लिख देता हूं। अब 5 मैं अगर 0 लिख दूं तो क्या यह एक रेशनल नंबर है? क्या यह परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे कि अगर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो वह रेशनल नंबर नहीं होता है। तो अब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी क्या है? गलत है। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था। अब से क्या पूछा था? इनकरेक्ट ही पूछा था। और डी कह रहा है संख्या 0 ना तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो ये भी बात सही है, 0 ना तो धनात्मक में आती है ना तो ऋणात्मक में आती है। तो हमारे ए बी और डी ऑप्शन सही है, सी गलत है। और हमसे यही पूछा था कि इसमें कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है, वह ढूंढना था। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कर जी 6.234 is an example of कर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और इरेशनल नंबर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे डेसिमल की। किसकी बात करेंगे? डेसिमल की। तो देखिए अगर डेसिमल की मैं बात करूं तो बेसिकली डेसिमल दो तरह के होते हैं। पहला एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक। अब टर्मिनेटिंग की बात अगर मैं करूं तो ऐसा डेसिमल जो एक निश्चित टाइम के बाद समाप्त हुआ। जैसे मैं कहूं मान लो, जैसे मैंने लिख दिया 3.64। ठीक। तो ये क्या है कि मतलब 4 के बाद ये खत्म है। 4 के बाद क्या? टर्मिनेट, समाप्त हो गया। जैसे मैं लिख दूं 2.168। अभी क्या है? मतलब डेसिमल के 3 संख्या बाद, 3 अंक बाद ये क्या है? समाप्त हो। ऊपर वाले दशमलव के 2 अंक बाद क्या? समाप्त। तो इसे आप बोलोगे क्या? टर्मिनेटिंग बोलोगे। क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग बोलोगे। लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग की मैं बात करूं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं तो आप समझना। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का सेंस, जैसे मैं लिख दूं 1.3333, ये देखिए टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या? रिपीट हो रहा है। जैसे मैं लिख दूं 2.37373737, ऐसे चल रहा है।
तो आप देखो एक निश्चित पैटर्न पे क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन एक दूसरा इसमें जो होता है वह ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है, तो अब उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं लिख दूं कि, जैसे आपके सामने मैं लिख दूं कि 1 जैसे लिख दिया 1.1234567 ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। तो ये देखिए ना तो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बातें क्लियर हो गई? तो अब आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। बातें क्लियर? अब हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये बताओ कि 6.234234 कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो पहली बात तो सी ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देखो आगे पॉइंट पॉइंट दे रखा है, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, सी तो हो ही नहीं सकता। अब अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता तो फिर कह रहा है, अब देखते हैं भी, कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, लेकिन उसमें आप ध्यान से देखो कि एक ये पैटर्न रिपीट करा, 234 234 234, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, एक पैटर्न को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक टर्मिनेट पैटर्न को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए इसे बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, हिंदी बोले तो अनंत आवर्ती दशमलव संख्या। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, करा विच while टीचिंग क्लास 6 स्टूडेंट टीचर एक्सप्लेन दैट। अब एक्सप्लेन क्या करना है ये भी समझ लो भैया। देखो अब यहाँ पे देखा 6+4 = अ होल नंबर, 6 × 4 = अ होल नंबर, 6 / 4 is not a whole number. Kara which property see he discuss in this way? Additive inverse property, multiplicative inverse property, closure property, associative property। अब बहुत ध्यान से समझना। अब पहले हम बात कर लेते प्रॉपर्टी की, करा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूं आपसे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की, तो अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का ये सेंस है कि अगर मैं किसी नंबर में, जैसे मैं ले लिया कोई नंबर 8, अब इसके अपोजिट साइन वाला नंबर, जैसे 8 का अपोजिट साइन वाला नंबर क्या होता है, -8, अगर ऐड करने पे हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। मतलब एडिटिव इनवर्स का होता है कि अगर जिस नंबर की आप बात कर रहे हो उसके अपोजिट साइन का नंबर ऐड करो तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब जैसे मैं कहूं -3 है, -3 है, अब -3 में अब मैं क्या ऐड कर दूं, वैल्यू 0, तो आप कहोगे +3 ऐड कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +3, या मैं बोल सकता हूं कि +8 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -8।
बातें क्लियर है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर आप किसी दो नंबर को ऐड करते तो वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो वह आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हम बात करते हैं अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब बात हम किसकी करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब वो भी समझो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किन्हीं दो नंबर का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर, तो वैल्यू उनकी वन आनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ मान लो ये 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, तो आप कहोगे 1/3। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जैसे मैं कहूँ मान लो ये -8 है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे 1/-8। अब इसका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप किसी दो नंबर को आपस में ऐड करते तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक। अब कह रहा है कि मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का सीन क्या होता है कि अगर, अब क्लोजर प्रॉपर्टी समझना, अगर मैं कहता हूं कि होल नंबर को अगर मैं होल नंबर से ऐड करूं, अगर हमें होल नंबर पता मतलब हमारा रिजल्ट होल नंबर आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर बोली जाती है। इसी तरह अगर मैं होल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर हमें होल नंबर मिल रहा है तो ये भी प्रॉपर्टी क्लोजर बोली जाती है। अब इसी तरह होल नंबर से अगर मैं होल नंबर का माइनस कर रहा हूं, अगर हमें होल नंबर मिल रहा तो ये भी प्रॉपर्टी क्लोजर में होगी। और इसी तरह बोला जाता है कि अगर होल नंबर से होल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आपको होल नंबर मिल रहा है तो ये भी प्रॉपर्टी क्लोजर मानी जाएगी। अगर ऐसा होता है तब बेसिकली, अगर ये बात अगर मैं आपको समझा पाऊं तो ये केवल जो क्लोजर प्रॉपर्टी का सिस्टम होता है ये केवल दो में फॉलो होता है, या तो प्लस में या तो मल्टीप्लाई में। ठीक, वह होल नंबर के लिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि आप 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, आप कह दोगे होल नंबर मिल गया हमें। लेकिन मैं वही बात कर दूं कि अगर आप 3 में से -7 माइनस कर दो, अब बताओ, तो आप कहोगे कि 7 में से अगर 3 में से -7 मैं करूंगा तो अब तो हमें मिलेगा -4। अब -4 तो होल नंबर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं होगी। तो अब बात तो वही सत्य होती है ना जो हर जगह अप्लाई हो। तो अब ये करा कि यहाँ पे तो नहीं सेटिस्फाई करेगी, फिर इसी तरह डिवाइड पे भी नहीं सेटिस्फाई करती है। तो यही बात है कि क्लोजर तब कोई चीज होती है कि अगर हम होल नंबर को होल नंबर में ऐड करें तो होल नंबर मिले, मल्टीप्लाई करें तो भी होल नंबर मिले, सब्ट्रैक्ट करें तो भी होल मिले, और डिवाइड करें तो भी। तो ना तो सब्ट्रैक्ट में सेटिस्फाई होती ना डिवाइड में सेटिस्फाई। सेटिस्फाई दो जगह होती है, या तो वह ऐड में होती है या तो मल्टीप्लाई में होती है। अब कह रहा है कि इस बात को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे या कैसे इस बात को बच्चे को समझाएंगे। तो इस बात को हमें समझाने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी की मतलब बतानी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर है। क्या है, क्लोजर है। अब लास्ट आती एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का सीन क्या है कि अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी किसी भी नंबर को, जैसे मैं कहूं मान लो ए ब्रैकेट बी प्लस सी है, तो आप इसे लिखो एक बार ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आप प्लस सी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह मल्टीप्लाई पे जहां हमने प्लस का साइन लगाया वहां पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ना तो ये एसोसिएटिव है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना तो एडिटिव इनवर्स है, बस बची क्या, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या है, क्लोजर। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट इन टेंस प्लेस exceed the digit in unit place by 4 if the sum of the digit is 1/7 of the number, then the digit at the unit place is the number is। कह रहा दो अंकों की एक संख्या में दहाई
स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, यदि अंकों का योग संख्या का 1/7 है तो संख्या में इकाई स्थान का अंक क्या। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, जैसे जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, जैसे जैसे आपको बोले वैसे वैसे आप करते चलो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अब देखो समझना मेरी बात, कह रहा 2 अंकों की संख्या है, अब कह रहा है कि उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक। मान लो यूनिट प्लेस हमने कहा कि मान लो एक्स है, क्या एक्स है, तो टेंस प्लेस क्या होगा, तो आप कहोगे कि इससे 4 अधिक, तो हम लिख देते हैं x+4। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर संख्या में बनाऊं तो क्या होगा, 10 ब्रैकेट में x+4 अब +4, यही संख्या बनेगी। कर संख्या जो बनी वह कर कि यदि अंकों का योग का 1/7 हो, यदि अंकों का योग संख्या का 1/7, अगर अंकों की योग की बात करूं तो अंकों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे कि अंकों को x+4 +x, यही होगा। अब कर इसका 1/7, अगर मैं या तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं या इधर 7 से डिवाइड कर दूं, तो मैं 7 से यहाँ डिवाइड कर देता हूं। तो अब देखो इसे क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे कि 10x+40+4, ठीक, बराबर में बटे में 7 इक्वल टू ये 2x+4, ठीक। अब यहां पे देखो 10x+44 बराबर 7 इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14x+28, ठीक। अब यहां से देखो हम लिखेंगे क्या, 4x बराबर ये उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप देखो 16 में 4 से डिवाइड कर दो, कैंसिल, कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमने यूनिट प्लेस x माना ही था, तो ऑप्शन कौन सा, ये। बातें क्लियर है, कोई डाउट, बी ऑप्शन, ए नहीं बी। बात समझ में आ रही है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, करो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 12500 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि 12500 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस छोटी संख्या को जोड़ा जाए, और उस क्वेश्चन में हमसे उस संख्या के डिजिट का सम पूछा। तो देखो पहले क्या दे रखा, 12500। अब इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो देखो पेयर बनाते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा एक पेयर एक, तो यहाँ एक एक एक, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा 2, ऊपर से हम 20, ये 0 ये 25 आ गए। अब यहाँ पे 1 लूंगा तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, अब यहाँ से करूंगा 1 तो मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा 21। अब इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 400। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 2, और ये हो गया 2। अब देखना 400 हो गया, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो बात बनने वाली नहीं, अगर मैं 1 लेता हूँ तो भी नहीं बनने वाली, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2, और ऊपर ले जाके यहाँ भी 2 लिखना पड़ा, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा 444। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर हमें 400 मिला, अगर हमें 44 और मिल जाता तो हम इसमें अगर ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता और डिवाइड भी आसानी से। तो वह नंबर जो छोटा हमें ऐड करना, वह क्या नहीं करना, 44 ऐड करना। वो नंबर क्या है, अगर हम इस 12500 में 44 ऐड कर दें तो ये बन जाएगी
कि 12,544। ये अब क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि जो आप संख्या ऐड कर रहे हो उसके डिजिट का सम बताओ। तो आप देखो 4 में 4 को ऐड करो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो उनके डिजिट का सम क्या है 8, उनके डिजिट का सम कितना है 8 है। बात है क्लियर, कोई डाउट, बात समझ में आ रही है ना। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा कि ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 9 becomes 3 times half of the नंबर, व्हाट इज द नंबर। करा एक संख्या में 9 जोड़ने पर वह संख्या आधी से 3 गुना हो जाती, वह संख्या क्या है। अगर हमें बताना होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 8 है, सॉरी 18 है। देखो अगर मैं 18 का हाफ कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 9, कितना आएगा 9। ठीक, अब 9 का देखो, अब इसी 9 को उस संख्या में जोड़नी है। अब 9 को अगर मैं उसी संख्या में जोड़ दूं तो संख्या मैंने लिया था 18। अब देखो 27 आ रहा है, क्या 27। अब देखो 18 का आधा करोगे 9, और 9 का 3 गुना 27 है या नहीं, तो आप कहोगे है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये स्टेप बाय स्टेप करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देख लो। कर एक संख्या में 9 जोड़ने पर, मान लो वह संख्या हमने x ले लिया, इसमें 9 जोड़ दिया। करा कि जोड़ने पर वह संख्या आधी की 3 गुना, मतलब हमने जो संख्या लिया था उसका आधा का 3 गुना, यही है। देखो 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 18 इक्वल टू 3 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा 18, x की वैल्यू कितनी 18, वह संख्या कितनी 18। या तो ऐसे कर लो और नहीं तो ऑप्शन से कर लो, जो आपकी मर्जी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा रेणु का जन्म तब हुआ जब उसकी मां 30 वर्ष की थी। रेणु की वर्तमान आयु क्या है यदि अब से 5 वर्ष पहले उसकी मां की आयु रेणु की आयु की 4 गुनी थी। अब बात बहुत ध्यान समझना, हमने मान लिया रेणु की आयु x है, अब कह रहा वर्तमान आयु x है। अब कह रहा है कि यदि अब से 5 वर्ष पहले उसकी मां की आयु रेणु की आयु की 4 गुना थी, ठीक है। अब जब वो पैदा हुई तो उसकी मां की एज 30 साल थी। अब रेणु की एज x है तो उसकी मां की वर्तमान में कितनी होगी, तो आप कहोगे 30 प्लस x है, और रेणु की x तो हमने मान ही रखी है। अब कह रहा कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल का मतलब 5 साल अगर रेणु में पहले की बात होगी तो 5 साल उनकी माता जी में भी पहले की बात होगी। तो 5 साल पहले की अगर बात करें हम, तो 5 साल इनके में से माइनस कर दो, 5 साल इनके में से माइनस कर दो, हो गया। कह रहा है कि 5 साल पहले उसकी मां की आयु रेणु की 4 गुनी थी। अब अगर रेणु की आय की 4 गुनी थी तो या तो रेणु की आय में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, या उसकी माँ की आयु में से मैं आयु को 4 से मैं डिवाइड कर दूं। दोनों बात बराबर, दोनों बात क्या बराबर। तो हम कहते हैं कि चलो रेणु की आयु में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वही बात आएगी, या उसकी माँ की आयु को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो भी वही बात आएगी। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 30 प्लस, सॉरी 30 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। 30 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो देखो इसको मैं लिखता हूं 25 प्लस एक्स इक्वल टू, अब 4 में x का मल्टीप्लाई होगा 4x, अब -5 में 4 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -20।
अब x इधर आएगा तो लिखूंगा मैं 3x बराबर 20 उधर जाएगा तो 25 में 20 को ऐड करूंगा कितना होगा 45। तो x की वैल्यू कितनी है 45 बट्टे में 3 कैंसिल कर दो कितना जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। मतलब रेनू की वर्तमान आय कितनी है 15 साल है। रेनू की वर्तमान आय कितनी है 15 साल है। बातें क्लियर है। अगर ऑप्शन से चेक करना है तो भी देख लो। अब रेनू की माँ की आय 30 साल है जब रेनू पैदा हुई थी। जब रेनू पैदा हुई थी उसकी माँ की आय 30 साल। अगर मैं कहता हूँ रेनू की वर्तमान आय 15 तो इसमें 15 ऐड कर दो। रेनू की वर्तमान आय 15 है ही। अब देखो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी 45 और रेनू की कितनी हो जाएगी 15। अब हमसे 5 साल पहले की बात करना तो 5 इसमें से भी माइनस करो और 5 इसमें से भी माइनस करो। देखो उसकी माँ की आय कितनी है 40 और रेनू की आय कितनी है 10। अब देखो रेनू की माँ की आय रेनू की 4 गुना है कि नहीं। तो आप कहेंगे है। तो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन कौन सा है ये। तो एग्जाम में ऐसे भी करने ये नहीं कि लेके हम बैठ गए पेन और कॉपी लगे सॉल्व करने टाइम खराब करने कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। अब बात बहुत ध्यान से समझिएगा। कर इफ 190512 इक्वल टू a की पावर 4 इंटू b की पावर 5 इंटू c की पावर 2 where a b and c are prime numbers, then what is the value of 12a plus 3b minus 5c। करा यदि 190512 इक्वल टू ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 2 जहां ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं तो 12a प्लस 3b माइनस 5c का मान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 190512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले किससे करेंगे 2 से। यहाँ कितना आ जाएगा 9 दूना 18 1 10 5 दूना 10 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 1 बचा 11 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 4। ठीक। फिर करते हैं 2 से। तो यहाँ देखो 4 दूना 8 1 बचा 15 7 दूना 14 1 बचा यहाँ 12 6 दूना 12 ये 2 दूना 4 1 हो गया 16। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। फिर 2 से करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 3 ये हो जाएगा 16 यहाँ आ जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा 1 और 4। फिर 2 से करेंगे तो फिर कितना 1 फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 18 9 दूना 18 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा 7। ठीक। अब हम देखते हैं किससे लास्ट में 7 आ गया। अब 2 से डिवाइड हो गए। अब 3 चेक कर लेते हैं 3 हो जाएगा। तो देखो 3 3 जा 9 2 बचा 29 हुआ। तो 9 3 27 यहाँ बचा कितना 2 ये हो जाएगा 20 6 3 18 2 बचा ये हो जाएगा 9 3 27। फिर 3 से यहाँ देखो 1 3 2 3। फिर करेंगे हम किससे फिर 3 से करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 चौक के 12 यहाँ आ जाएगा 1 12 3 चौक के 12 और फिर हो जाएगा 1 से। फिर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और यहाँ जाएगा 14 3 चौक के 12 2 बचा 7 तरीके 21। फिर 3 से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा कितना तो हो जाएगा 4 3 12 2 बचा 9 3 27। और फिर हम करते हैं 7 से और यहाँ आ जाएगा 7। तो अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो 190512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 की पावर कितनी आ रही है 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी आ रही है 5 इंटू 7 7 की पावर कितनी आ रही है
अगर आप इनसे कंपेयर करो, अगर आप इनसे कंपेयर करो तो देखो क्या आएगा। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे लिखेंगे a⁴ इंटू b⁵ इंटू c⁴2 इक्वल टू 2⁴ इंटू 3⁵ इंटू 7⁵2। ठीक। तो अब देखो a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। अब हमसे पूछा है कि 12a प्लस 3b माइनस c। तो अगर हम a की जगह पे 2 रखेंगे तो 12 इंटू 2 प्लस 3 की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 7 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 9 माइनस 35। अब 24 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 33। अब 33 में से हम 35 माइनस कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। तो ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चलें। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कर निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अब आपके सामने ऑप्शन 1 है। अब पहला ऑप्शन देखिए, कर इफ अ पॉजिटिव इंटीजर देन अंडर रूट ए इज द रेशनल नंबर। अब मेरी बात समझना, जैसे मैं कहूं मान लो अंडर रूट में 4 है तो आप इसे 2 लिखोगे, ये तो रेशनल नंबर है। जैसे मैं कहूं अंडर रूट में 9 है तो इसे आप 3 लिखोगे, रेशनल नंबर। लेकिन क्या मैं कहूं अंडर रूट 2 तो क्या ये रेशनल नंबर है। मैं लिखूं तो अंडर रूट में 3 तो क्या ये रेशनल नंबर है। मैं अंडर रूट में 5 लिखूं क्या ये रेशनल नंबर है। क्या अंडर रूट में 6 लिखूं क्या ये रेशनल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं कि सब पॉजिटिव नंबर जो इंटीजर हैं अगर उनको मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ तो सब रेशनल नंबर है। ये बात तो सही नहीं है, कुछ ही है, सब तो नहीं है। ये तो बात गलत है, हमें ट्रू ढूंढना है। हमें क्या करना, ट्रू ढूंढना है, तो ये गलत है। कर द स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर इज ए नॉट रेशनल नंबर। कर प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। ये बात सही है। जैसे मैं प्राइम नंबर की बात करूं, 2 है, ट्रू अपने आप में क्या एक प्राइम नंबर है। अब अगर आप इसका रेशनल नंबर निकालोगे तो सॉरी इसका क्या अंडर रूट निकाल पाओगे, नहीं निकलेगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अंडर रूट 3 क्या प्राइम नंबर है। अब इस 3 प्राइम नंबर अंडर रूट में अगर इसका रेशनल नंबर निकालें तो ये भी नहीं निकलेगा। अब अंडर रूट 5 है, इसका भी नहीं निकलेगा। तो कह रहा है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका हम रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते। ये बात सही है, तो हमें यही चेक करना था, ये बात सही है। अब ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। कह रहा कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड इज 4, मतलब कोई ऐसा पूर्ण घन संख्या नहीं है जिसका मतलब इंड 4 में हो, मतलब इंड जो है 4 से हो। जैसे मतलब यूनिट प्लेस से 4 है तो ये बात गलत है। 64 ले लो, आप एक नंबर ले लो 64। अगर ध्यान से देखो ये 4 का क्यूब भी होता है और ये 8 का स्क्वायर भी होता है। अब का ये कह रहा है कि कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके अंत में 4 आता है। ये तो बात गलत है, क्योंकि 4 ही का क्यूब देख लो 64 आता है और इसके अंत में 4 भी है और ये 4 का क्यूब भी है, तो ये भी बात गलत हो गई। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि अंडर रूट में पी एक्स क्यू इक्वल टू एक्स की पावर पी बाई क्यू, ये बात गलत। अगर इसे हम लिख भी सकते हैं ना तो हम बस इतना लिख सकते हैं कि एक्स क्यू की पावर 1/p इक्वल टू एक्स पी बाई क्यू। क्या ये दोनों बराबर है,
तो कभी नहीं बराबर हो सकते। हाँ, अगर ये कहीं ऐसा होता कि अगर ये मान लिया माइनस में होता या कुछ ऐसा होता तो हम कर सकते थे, लेकिन अभी ये नहीं है, तो ये बात तो गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि क्यूब रूट 9 इंटू 1029 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 147 इक्वल की बात करो। करेक्ट, इक्वल किसके? और अब देखना, अगर मैं इसे 101 10 1029 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या इसे मैं 30 कर सकता हूं डिवाइड? हाँ, हो जाएगा। 3 3 या 9 12 और ये हो गया 3। अब देखो 7 से होगा तो आ जाएगा 49 और ये 7 से हो जाएगा 7। तो मैं इसे लिख सकता हूं 9 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखो, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 12 को, तो आप लिखो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 147 को लिख सकता हूँ से 3 इंटू 7 इंटू 7 ये लिख सकता हूँ। 7 7 49, 49 दिया। अब ध्यान से देखो, ये क्यूब रूट से यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 1/2। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, कर रहा है कि -25 ब्रैकेट में 7 + 3 इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकते हो? अच्छा, सेम कौन सा नहीं है, तो देखो इसे तो हम लिख सकते हैं -25 इंटू 7 प्लस -25 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं -25 इंटू 10। तीसरा डायरेक्ट लिख सकते हैं -250। चौथा हम नहीं लिख सकते, ऑप्शन डी क्या है, गलत है। ये गलत है, बाकी सब सही है। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन रोमन से। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोमन में कुल कितने सिंबल होते हैं, सबकी एक वैल्यू होती है, थोड़ी बात बहुत ध्यान समझना। तो रोमन में टोटल 7 सिंबल होते हैं। एक तो आई होता है, दूसरा वी होता है, तीसरा एक्स होता है, चौथा एल होता है, पांचवा सी होता है, ये फिर डी होता है, फिर एम होता है। अगर मैं आई की वैल्यू पूछूं तो 1 होती है, इसकी वैल्यू 5 होती है, इसकी वैल्यू 10 होती है, इसकी वैल्यू 50 होती है, इसकी वैल्यू 100 होती है, इसकी वैल्यू 500 होती है और इसकी वैल्यू 1000 होती है। ठीक, पूरे रोमन में इन्हीं 7 सिंबल का यूज हम करते हैं। करा रोमन अंकों में कौन सी संख्या सही नहीं है? एक बात और ध्यान रखना कि
कि इसमें कुछ नंबर हैं जिनका हम रिपीटेशन नहीं कर पाते। वह नंबर वी है, एल है और टी है। इनका कभी रिपीटेशन नहीं होता, पहली बात। अब दूसरी बात, ये जो सिंबल है कभी अपने से बड़े सिंबल के लेफ्ट में नहीं आते, अपने से बड़े सिंबल के लेफ्ट में नहीं आते। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि मान लो हमें 250 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, सी, सी और एल, ये 250 हो गया। लेकिन आप ये मत कर देना कि यल, सी, 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 मतलब ये 300 में 50 माइनस कर दे तो ये 250 है। नहीं, ये गलत है, सही तरीका ये है। इसी तरह 5 भी कभी लेफ्ट में नहीं लिखा जाता अपने बड़े सिंगल से और सिंबल से, और इसी तरह डी भी कभी लेफ्ट में अपने बड़े सिंबल से नहीं लिखा जाता। ठीक, ये बातें आप ध्यान रखना। और इन सिंबल का कभी ये मत समझ लेना कि हम डबल वी लिख दें तो 10 के बराबर हो, नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इनका रिपीटेशन भी नहीं होता, ये लेफ्ट में लिखे नहीं जाते। अगर आप सबसे इसकी बात करें, ये नंबर तो देखो, यल 50, 10, 60, ये 63 है। इसकी बात करें तो ये 92 है। ये कोई नंबर नहीं, देखो यल पीछे है, मतलब सी से पीछे लेफ्ट साइड है, ये नहीं है, यही गलत है। और इसकी बात करें तो ये देखो यल है 100, मतलब 40, और ये 44 है। ये क्या 44, बट ये नहीं है, तो यही आपका क्या गलत, क्योंकि आप अभी हमने बोला ना कि कभी हम वी एल डी को लेफ्ट साइड अपने बड़े सिंबल से नहीं लिखते, तो देखो यल को ये जो है लेफ्ट साइड लिखा गया, यही गलत है। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है कि 22 में कह रहा है कि इफ ए बी सी एंड सी आर डिजिट्स, ए बी सी आर डिजिट, तो कह रहा है कि 3ab प्लस ए बी वन इक्वल टू C1D, तो कह रहा देन द वैल्यू ऑफ सी। अब देखना, यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, और यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, 1 लिखा है, और फाइनली में 8 है, 1 है, सी है। अब यहाँ पे देखो 1 लिखा है। अब 1 में हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि यूनिट डिजिट 8 आए, तो आप कहोगे कि आप 7 लिख ऐड कर दो, क्या करो 7। अब 17 तो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिंगल डिजिट लेना, तो 7। तो अगर B7 यहाँ होगा तो B7 यहाँ भी होगा। ठीक, अब 7 में क्या हम ऐड कर दें कि यूनिट प्लेस पे 1 आया, तो आप कहोगे A की जगह पे आप 4 रख दो, 7 4 11 यूनिट प्लेस पे है। अब अगर 4 यहाँ तो 4 ये भी होगा, तो 4 3 7 1 8, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ये सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।